दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है बेरोजगारी। इसके बारे में बातचीत करेंगे। अंग्रेजी में देखें तो इसको अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करेंगे बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी कितने तरह की होती है, बेरोजगारी प्रकार, बेरोजगारी क्यों होती है, बेरोजगारी से क्या प्रभाव पड़ता है, बेरोजगारी को कैसे नापते हैं, आप बेरोजगारी से का निवारण कैसे कर सकते हो, और सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं बेरोजगारी को दूर करने के लिए। इनके बारे में, बेरोजगारी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा में सीधा सीधा आता है। पहली बात करते हैं बेरोजगारी किसे कहते हैं, अर्थात मीनिंग की बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट की। तो बेरोजगारी क्या होती है? एक अवस्था होती है। बेरोजगारी क्या होती है? एक अवस्था होती है जिसमें श्रम बल का एक भाग, क्या श्रम बल का एक भाग क्या है? काम करने की इच्छा और योग्यता रखता है। श्रम बल का एक भाग क्या है? काम करने की इच्छा भी रखता है और योग्यता भी रखता है, लेकिन उसे रोजगार प्राप्त नहीं होता। उसी बात को हम बेरोजगारी कहते हैं। अर्थात व्यक्ति क्या है? काम करना भी चाहता है, काम करने की उसकी इच्छा भी है, काम करने की उसके पास योग्यता भी है, और श्रम बल का हिस्सा का मतलब उसकी उम्र 15 साल से लेके 65 साल के बीच में है। ठीक है, तो आप सोचते होंगे 15 साल क्यों गिना है? क्योंकि जो हमारा बाल श्रम एक्ट है, बच्चों का जो एक्ट है, तो उसमें 14 साल तक के बच्चों को बच्चा माना गया। अर्थात किसी भी कार्य के लिए प्रतिषेध बताया गया कि कोई भी कार्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए हमारे 15 साल से शुरू की जाती है, और 65 साल इसलिए मानी जाती है क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं होती है जिसमें 15 से 65 साल तक की योग्यता मांगी जाती है। तो बेरोजगारी की बात करें, हमारी जो श्रम बल है, श्रम बल का अर्थात जो कार्य कर सकता है, जिसके कार्य करने की योग्यता है, कार्य करने की इच्छा है, तीनों ही चीजें गिनी जाएगी। उसमें से जितने लोग कार्य कर रहे हैं, अर्थात कार्यबल को घटा दे, तो हमारे बेरोजगार लोगों की संख्या सामने आती है। फिर बात करें लेबर फोर्स या श्रम बल की बात, तो 15 से 65 वर्ष की आयु का प्रत्येक व्यक्ति जो काम करने की इच्छा और योग्यता रखता है, वह श्रम बल के अंदर गिना जाएगा। फिर कार्यबल किसे कहेंगे? कार्य श्रम बल के अंदर आने वाला व्यक्ति जिसे रोजगार मिल गया है उसे कार्यबल कहते हैं। अर्थात जिसे रोजगार मिल गया वह कार्यबल कहलाएगा, और जिसे रोजगार नहीं मिला वह श्रम बल के अंदर आएगा। फिर बात करते हैं बेरोजगारी के स्वरूप या बेरोजगारी के प्रकार। बेरोजगारी कितने तरह की होती है? हम बात करें, सबसे पहले बेरोजगारी होती है वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, स्वैच्छिक बेरोजगारी। नाम में समझ में आता है स्वैच्छिक, मतलब जो अपनी इच्छा से बेरोजगार। यदि श्रम बल के अंदर आने वाला व्यक्ति नियत मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसे स्वैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति है जिसको 300 रुपये देने के लिए कोई भी तैयार है, लेकिन वह क्या 300 रुपये में काम करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि मुझे 300 रुपये नहीं चाहिए, चाहे मैं भूखा रह जाऊं। तो उसको ऐसा नहीं है कि कार्य नहीं मिल रहा है, बस वह उस दर पर काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो वह बेरोजगार तो है, लेकिन स्वैच्छिक है, अपनी इच्छा से बेरोजगार है। स्वैच्छिक बेरोजगारी तब होती है जब व्यक्ति की क्षमता के अनुसार उसे काम या वेतन नहीं मिलता है। कई प्रकार के कार्य होते हैं जब व्यक्ति वो कार्य नहीं करना चाहता, या फिर उसको उसकी क्षमता के अनुसार वेतन नहीं मिलता, तो वह कार्य नहीं करता है। इसे हम क्या कहेंगे? स्वैच्छिक बेरोजगारी, ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, कई परीक्षा में पूछा गया है, जो स्वैच्छिक बेरोजगारी, इसका संबंध गरीबी से नहीं होता। अर्थात यदि व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार है और इसकी वजह से यदि वह गरीब हो जाता है, यदि टाइम पे खाना नहीं खा पाता, बहुत सारी जरूरतें वो पूरी नहीं कर पाता, इसका मतलब वह गरीब नहीं है। क्यों? क्योंकि वह स्वैच्छिक रूप से क्या है? बेरोजगार है। फिर आता है हमारा अनैच्छिक बेरोजगारी, अर्थात इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अर्थात श्रम बल के अंदर आने वाला व्यक्ति यदि नियत मजदूरी से कम पर भी काम करने के लिए तैयार है, अर्थात यदि मार्केट में जो रेट चल रही है वह उससे भी कम रेट पर काम करने के लिए तैयार है, इसके बावजूद उसे काम ना मिले, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को अनैच्छिक बेरोजगारी कहा जाएगा। अनैच्छिक बेरोजगारी गरीबी से सीधा सीधा संबंध है। क्यों? क्योंकि वो किसी भी दर पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है। अर्थात इससे जो गरीबी आएगी तो वह हमारी क्या होगी? प्रत्यक्ष, इसका मतलब गरीबी से इसका सीधा संबंध होगा। फिर बात आती है घर्षण जनित बेरोजगारी, जिसे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। श्रम बल के अंदर आने वाला व्यक्ति जब एक रोजगार को छोड़कर दूसरा रोजगार प्राप्त करता है, मतलब जैसे मान लो कोई एसएससी के अंदर सीजीएल की तैयारी कर रहा है, और तैयारी के दौरान वह जॉब लग जाता है, फिर वह आरएस की तैयारी करता है, तो इन दोनों के बीच में वह कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है। तो वह व्यक्ति, जब व्यक्ति क्या होता है, एक रोजगार को छोड़ के दूसरा रोजगार प्राप्त करता है, तो बीच के समय में वह क्या रहता है? बेरोजगार रहता है। तो इस बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी
ये संघर्षात्मक बेरोजगारी कहते हैं। और घर्षण जनित बेरोजगारी के अर्थव्यवस्था के लिए खतरा कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वह बेहतरी के लिए बेरोजगार है। क्या? अपने बेहतरी के लिए, अपने भविष्य के लिए बेरोजगार है, तो वह अर्थव्यवस्था के लिए खतरा नहीं है। फिर बात करते हैं चक्रीय बेरोजगारी की, जिसको साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो अर्थव्यवस्था में मांग और आपूर्ति के बीच में असंतुलन के कारण, विशेषकर जब मंदी की स्थिति आ जाती है, तो उससे उत्पन्न जो बेरोजगारी होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। कि जैसे हमारे मांग और आपूर्ति के बीच में असंतुलन होता है। जैसे मान लो कोई पतंग बनाने वाला है, वह मकर संक्रांति के आसपास उसे रोजगार मिलता है और पूरे साल भर के लिए वह बेरोजगार रहता है। क्यों? क्योंकि तो साइक्लिक बेरोजगारी है। या फिर कोई पटाखे बनाने वाला है, तो पटाखे बनाने वाले के पटाखे तो दीपावली के आसपास ही बिकेंगे, उससे पहले वह बेरोजगार है, उसके बाद में बेरोजगार है। ये साइक्लिक बेरोजगारी है। क्यों? क्योंकि मांग और आपूर्ति, और जब वो उनका मौसम आता है तो वह काफ़ी ज़्यादा कमाते हैं, तो इसे हम साइक्लिक बेरोजगारी कहेंगे। क्यों? क्योंकि किसकी वजह से बेरोजगारी है? ये मांग और आपूर्ति की वजह से। क्योंकि दीपावली पर पटाखों की मांग ज़्यादा है तो रोजगार खूब है, दीपावली के बाद या पहले क्या है, इनकी मांग कम होती है, इसलिए क्या है, ये कितनी भी आपूर्ति कर दो, मांग ही नहीं है, तो फिर वो बेरोजगार ही रहेगा। फिर आता है हमारा अल्प बेरोजगारी या अंडर एम्प्लॉयमेंट। मतलब जब श्रम बल के अंदर आने वाला व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी पे काम कर रहा है। क्या? जो व्यक्ति है वो न्यूनतम मजदूरी पे काम कर रहा है, परंतु उस क्षमता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, इसे हम कहते हैं अल्प बेरोजगारी। मतलब उसे रोजगार तो मिल रहा है, उसको रोजगार तो मिल रहा है और स्वरोजगार के सारे साधन भी मिल रहे हैं, लेकिन उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है। अल्प बेरोजगारी में क्या होता है, उसे क्या हो रहा है, उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिल रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अल्प बेरोजगारी कहेंगे या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फिर आता है शिक्षित बेरोजगारी। क्या? शिक्षित बेरोजगारी की बात करें, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की। जब बेरोजगार इंसान क्या है, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली और आर्थिक अवसरों की कमी और बेहतर रोजगार की तलाश में शिक्षित युवा बेरोजगार रह जाता है, इसे हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, इंजीनियर बन जाता है, क्या है, उसके पास इंजीनियर की डिग्री है, लेकिन क्या है, जिस कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की डिग्री की है वह एक दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का पार्ट था, अर्थात वहाँ न तो कोई पढ़ाया जाता था, न ध्यान दिया जाता था, कुछ सीरीजें आती थी, कुछ क्वेश्चन आते थे, उनको पढ़ के और उसने जैसे तैसे गिरते पढ़ते उसने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली। अब यदि वह इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर लेता है और जब उसे प्लेसमेंट दिया जाता है, जब वो कार्य करने जाएगा तो उसे वो कार्य होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वह उसके लिए योग्य नहीं है, तो उसे बेरोजगार ही रहना पड़ेगा, भविष्य में भी उसे उस तरह का रोजगार नहीं मिलता। कई बार क्या, आर्थिक अवसरों की कमी भी रहती है। कोई व्यक्ति बहुत बड़ा इंजीनियर, बहुत बड़ा डॉक्टर या फिर कोई बहुत बड़ा प्रोफेशनल होता है, लेकिन उसे उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता, तो इस प्रकार की बेरोजगारी में शिक्षित बेरोजगारी कहलाएगी। फिर आती संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, किसके कारण, संरचनात्मक परिवर्तन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उससे हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। विकास के साथ साथ अर्थव्यवस्था की संरचना भी बदलती रहती है। जैसे मान लो कि धीरे धीरे विकास हो रहा है देश का, तो हमारी अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती रहती है। किसी एक क्षेत्र में मांग कम हो जाती है तो दूसरे क्षेत्र में मांग बढ़ जाती है। जैसे जैसे देश का विकास हो रहा है, पहले क्या फाइलों से काम होता था, फाइलों की मांग बहुत ज़्यादा होती थी। अब धीरे धीरे मामला कैसा हो रहा है, डिजिटल होता जा रहा है, तो धीरे धीरे फाइलें बंद होकर कंप्यूटर पे आ गया मामला, कंप्यूटर से भी सीधा आपके इंटरनेट के मामले आ रहे हैं। तो इस तरह के डिमांड एंड सप्लाई क्या चेंज हो रही है, अर्थात क्या है, अब एम्प्लॉयमेंट उन्हीं को मिलेगा जो कंप्यूटर से के बारे में योग्य होते हैं, अर्थात कंप्यूटर के बारे में जानते हैं, उन पर कार्य करना जानते हैं, उन्हीं को रोजगार मिलेगा। और यदि कोई व्यक्ति कहे कि मुझे कंप्यूटर चलाना नहीं आता, उसके रोजगार के अवसर घट जाते हैं। संरचना में परिवर्तन के साथ साथ मांग का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, अर्थात डिमांड भी चेंज होती जा रही है। यदि आप अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी के अंदर आप फंस सकते हैं। फिर बात करें तकनीकी बेरोजगारी। तो तकनीकी बेरोजगारी किसे कहेंगे, जिसे टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। तो उत्पादन की तकनीक में सुधार और नई मशीनों के उत्पादन के कारण, क्या, उत्पादन की तकनीक में सुधार और नई मशीनों से उत्पादन के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। जैसे मान लो किसी भी फैक्ट्री के अंदर कुछ लोग काम करते हैं, अब यदि मान लो, जैसे मान लो 100 लोग काम करते हैं एक फैक्ट्री के अंदर, अब वहाँ पे कहो एक नई मशीन ला दी गई, उस फैक्ट्री के अंदर नई मशीन ला दी गई, अब उसकी वजह से क्या 20 लोगों को नौकरी से निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मशीन 20 लोगों का कार्य कर रही है। क्या, वह मशीन क्या कर रही है, 20 लोगों का कार्य कर रही है।
तो उसकी वजह से जो बेरोजगारी आई है वह क्या है, हमारी कौन सी कहलाएगी, तकनीकी बेरोजगारी आई है कहेंगे। साथ ही साथ यदि उस मशीन को चलाने के लिए यदि कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला तो क्या है, हम बाहर से उस योग्य के व्यक्ति को बुलाएंगे, या फिर क्या है, इन योग्य लोगों में से उसको छांटने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, हमारे रोजगार के अवसर धीरे धीरे घटने लग जाएंगे। और दूसरी तरह से देखें तो कई अलग अलग प्रकार के जो रोजगार के अवसर हमारे बढ़ने भी लग जाएंगे, जिससे हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी कम होने लगती है। तो आप इससे समझ सकते हैं इसको। तो हमने देखा तकनीकी बेरोजगारी की नई तकनीकें आने की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वह हमारी तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। फिर आता प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी। क्या प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी की बात करें तो प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी, जैसे छद्म बेरोजगारी भी कहते हैं, इसके तहत श्रम बल के अंदर आने वाले व्यक्ति को रोजगार तो प्राप्त हो जाता है, परंतु उसके श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। अब इसको समझते हैं इस तरह से कि जैसे एक व्यक्ति है, इसके पास क्या 5 बीघा खेत है, क्या 5 बीघा खेत है। अब 5 बीघा खेत के लिए नॉर्मली 3 व्यक्ति काफी होते हैं। 5 बीघा खेत पर खेती करने के लिए 3 व्यक्ति काफी है। अब यदि एक व्यक्ति इसके पास और आ जाता है, अर्थात 4 आदमी हो जाते हैं, या फिर 2 आदमी आ जाते हैं, तो टोटल 5 आदमी हो जाएंगे। 3 आदमी यदि खेती करते तो 20 भी बोरी हमारे अनाज उगता। 5 आदमी करेंगे तब भी उत्पादकता तो वही रहेगी, 20 बोरी ही उत्पादन होगा। तो इस तरह देखें तो 3 से भी यदि 20 बोरी, तो 5 से भी 20 बोरी, तो इसका मतलब ये 2 एक्स्ट्रा व्यक्ति आए हैं, इनकी उत्पादकता कितनी है, शून्य है। कितनी, इनकी उत्पादकता कितनी है, हमारी शून्य रही है। और यदि एक आदमी और लगा दे, छठा आदमी, तभी अनाज तो हमारे कितना 20 बोरी ही उगेगा। तो लास्ट के जो 3 आदमियां हैं इनकी उत्पादकता शून्य होगी, जबकि ये कितना ही उसके अंदर कार्य कर ले। तो इससे हम क्या कहते हैं, प्रच्छन्न या अदृश्य, क्योंकि बाद में आए हुए तीनों व्यक्ति एक तरह से देखा जाए तो बेरोजगार है, चाहे वो साल भर तक उसमें काम करते रहे। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रच्छन्न या फिर अदृश्य या फिर छद्म बेरोजगारी कहेंगे। फिर बात करें हम प्रच्छन्न या अदृश्य छद्म बेरोजगारी की जरूरत से ज्यादा जो श्रमिक होते हैं इसके नियोजन से होता है। अर्थात किसी भी जगह पे किसी भी कार्य में यदि आप जरूरत से ज्यादा श्रमिकों का नियोजन करते हैं तो उसकी वजह से हमारी प्रच्छन्न या अदृश्य या छद्म बेरोजगारी उत्पन्न होती है। यहाँ सीमांत उत्पादकता से मतलब होता है कि एक अतिरिक्त श्रमिक की उत्पादकता शून्य के बराबर, अर्थात उसके आने से उत्पादकता में वृद्धि नहीं हो रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, छद्म बेरोजगारी कहेंगे। प्रच्छन्न या अदृश्य छद्म बेरोजगारी किससे संबंधित ज्यादा होती है, तो यह क्या हमारे कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। फिर आती है हमारी मौसम बेरोजगारी, जैसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जो हमारी मौसम बेरोजगारी की बात करें तो जब व्यक्ति को मौसम के अनुसार, अर्थात क्या जैसा मौसम आ रहा है तो उस मौसम के अनुसार की बात करें, तो जब व्यक्ति को मौसम के अनुसार रोजगार प्राप्त हो और इसके बाद वह बेरोजगार हो जाए। जब मौसम आता है तो रोजगार मिले, जब मौसम चला जाए तो रोजगार चला जाए, तो ऐसी बेरोजगारी क्या कहलाती है, मौसमी बेरोजगारी कहलाएगी। जैसे हमारे कृषि है, कपड़ा है, उद्योग है, जूस है, इसके जो श्रमिक है मौसमी बेरोजगारी के कारण समय समय पर बेरोजगार हो जाते हैं। जैसे जूस है, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा चलता है, सर्दियों में नहीं चलता है, तो सर्दियों में वो बेरोजगार हो जाएंगे। कृषि के अंदर यदि बारिश आई तो रोजगार, नहीं आई तो बेरोजगार। वैसे कपड़ा उद्योग है, जब सूती क्या कहते हैं, जो हमारे रेशम है या फिर जो हमारा कपास है उसका उत्पादन हुआ अच्छा तो रोजगार, नहीं हुआ तो बेरोजगार। तो ये क्या कहलाती है, हमारी मौसमी बेरोजगारी। अब बेरोजगारी को हम शहर और ग्रामीण इन 2 क्षेत्रों में बांट कर भी पढ़ सकते हैं। क्या, शहरी बेरोजगारी और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी की बात करें तो शहरों में कौन कौन सी बेरोजगारी होती है, घर्षण जनित बेरोजगारी, अर्थात एक रोजगार को छोड़ के दूसरा रोजगार प्राप्त करते हैं तो बीच में जो बेरोजगारी आई तो घर्षण जनित बेरोजगारी। फिर आती है चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब कि जैसे मान लो कि संक्रांत के टाइम पे तो पतंगों की सेल ज़्यादा है, अर्थात मांग और आपूर्ति की वजह से जो क्या बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। फिर अल्प बेरोजगारी मतलब व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बेरोजगार है, रोजगार तो मिला है लेकिन योग्यता के अनुसार नहीं है, तो उसे हम अल्प बेरोजगारी कहेंगे। फिर आता है शिक्षित बेरोजगारी, अर्थात शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उसकी वजह से जो व्यक्ति बेरोजगार रह जाएगा तो उसे शिक्षित बेरोजगारी कहेंगे। फिर आता है हमारा संरचनात्मक बेरोजगारी, मतलब स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, अर्थात सरकार की नीतियों की वजह से कोई बेरोजगार रह जाए तो उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहेंगे। और तकनीकी बेरोजगारी मतलब
यदि एक किसी नई तकनीक का समावेश हो जाए तो उस तकनीक की वजह से यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार होता है तो उसे तकनीकी बेरोजगारी कहते हैं। ये तो हमारे शहरों की बेरोजगारी है 6। ग्रामीण क्षेत्र में हमारे एक तो प्रच्छन्न और अदृश्य बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न और अदृश्य का मतलब कि आपको उसमें नियोजन तो कर दिया जाता है किसी अतिरिक्त व्यक्ति का, लेकिन उसकी उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। जिसे हम प्रच्छन्न या अदृश्य बेरोजगारी कहेंगे। एक आती है हमारी मौसमी बेरोजगारी, मतलब सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लो कोई मौसम आता है तो रोजगार मिल गया, मौसम नहीं आया या मौसम गया तो बेरोजगार। तो हमने ये बेरोजगारी के प्रकार देखे। अब बेरोजगारी होती क्यों है, बेरोजगारी के क्या कारण है। बेरोजगारी के कारण की बात करें, तीव्र जनसंख्या वृद्धि की वजह से रोजगार के अवसरों में कमी आती है। क्यों, क्योंकि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उस तेजी से हमारे रोजगार के अवसर नहीं बढ़ रहे। संसाधनों की कमी से रोजगार सृजन की दर कम होना, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, तो संसाधनों की कमी से क्या होता है, रोजगार के सृजन के अवसर या कम हो रहे हैं, अर्थात इनकी जो दर है रोजगार सृजन की दर, तो ये कम हो रही है। आधारभूत ढांचे कमजोर होने के कारण उद्योग पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हो पाए। क्यों, क्योंकि हमारा जो आधारभूत ढांचा है ये कमजोर है, इस वजह से इतना जो उद्योग है विकसित नहीं हो पाया। औद्योगिकरण का अभाव है, विशेषकर एमएसएमई विकास। तो बात करें औद्योगिकरण का अभाव है हमारे देश के अंदर, खासकर एमएसएमई सेक्टर क्या है, फला फूला नहीं है हमारे देश में। एमएसएमई सेक्टर का विकास इतना तेजी से नहीं हुआ है। फिर आगे बात करें हम, अगले एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या है, एमएसएमई का पूरा नाम होता है, एमएसएमई का मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई का पूरा नाम हिंदी में देखिए तो हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। अगला कारण है बेरोजगारी का। सबसे पहली बात, हमारे कृषि के अंदर बहुत बड़ा, जो हमारे देश का जो बहुत बड़ा तबका है वो कृषि के अंदर है, और कृषि का क्षेत्र क्या है, पिछड़ा हुआ है। अर्थात कृषि का पिछड़ापन और मानसून की विसंगति, मतलब कभी अच्छा मानसून आ जाता है कभी खराब मानसून, तो उसकी वजह से बेरोजगारी रहती है। आर्थिक समृद्धि का धीमा होना, हमारे देश की जो आर्थिक समृद्धि है वो भी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। हमारी क्या है, रोजगार विहीन समृद्धि है, अर्थात वही है कि जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा देश क्या है, सीधा कृषि क्षेत्र से, नॉर्मली क्या होता है सभी देशों में सबसे पहले कृषि क्षेत्र होता है, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनता है, फिर उसके बाद क्या सर्विस सेक्टर या तृतीय क्षेत्र बनता है। लेकिन हमारे देश में सबसे पहले कृषि क्षेत्र और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र आए बना ही क्या होता है, सीधा सर्विस सेक्टर में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो चली गई। इसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है तेजी से। और देश जैसे हमारे चीन है, तो चीन के अंदर क्या है, चीन के अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी विकसित हो चुका है। फिर बात करें रोजगार विहीन समृद्धि, क्या है, ग्रोथ तो हो रही है हमारी, लेकिन रोजगार के अवसर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहे। बेरोजगारी उन्मूलन के लिए जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो उनके जो मूल रूप से जो परिणाम आने थे वह नहीं आ पा रहे। एलपीजी रिफॉर्म के कारण सार्वजनिक सेवाओं में कमी के कारण क्या हो रहा है, सरकारी नौकरियों में कमी आ रही है। क्योंकि सर जैसे एलपीजी रिफॉर्म किया गया तो उसकी एक ही शर्त होती है कि जो हमारा जो सार्वजनिक क्षेत्र है उसको छोटा किया जाए, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस होनी चाहिए, नौकरियों की संख्या कम होनी चाहिए, लाइसेंस वाइसेंस तो इनकी जो जो अनिवार्यता उसमें कमी लाई जानी चाहिए। इससे क्या सरकारी नौकरियों की कमी आती है। एलपीजी मतलब हमारे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में देखें तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इसके 3 मतलब होते हैं। फिर बात करें शिक्षा का स्तर, हमारा देश का बहुत कमज़ोर है। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, और सभी लोग शिक्षित भी नहीं है। सबसे बड़ी बात, सभी लोग शिक्षित भी नहीं है, इसलिए रोजगार के अवसर कम होते हैं। बात करें शिक्षण संस्थानों में बाजार आधारित कौशल उपलब्ध नहीं कराया जाता, अर्थात जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, हमारी जहाँ हम पढ़ाई करते हैं, वहाँ क्या इस प्रकार के कौशल नहीं सिखाए जाते जिनकी ज़रूरत हमारे बाजार में। जैसे मान लो मोबाइल से ही करना, मोबाइल के गार्ड लगाना, या फिर हमारे कंप्यूटर से करना, लैपटॉप से करना, टैबलेट से करना, या फिर हमारे टीवी से करना, एसी फ्रिज कूलर, ये टेक्निकल जितने भी जॉब्स होते हैं इनके बारे में हमें ज्ञान है ना, स्कूलों के टाइम पे नहीं दिया जाता है। जिससे क्या है कि जब वो मार्केट के अंदर जाता है तो उसे जॉब नहीं मिल पाती। भारत में उद्यमिता की प्रवृत्ति वैसे भी कमज़ोर है, अर्थात नए नए बिजनेस बनाने की प्रवृत्ति सबकी कमज़ोर है, क्योंकि सभी गरीब लोग हैं। सभी लोग क्या चाहते हैं, उन्हें जॉब मिल जाए, वो जॉब देने वाली प्रवृत्ति है, उनकी ऐसी मानसिकता नहीं होती है। इसलिए अधिकतर लोग जॉब सीकर होते हैं तथा जॉब लेने वाले तथा रोजगार प्रदान करने वालों की संख्या बहुत कम होती है।
अर्थात ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम जॉब लेंगे नहीं, हम लोगों को जॉब देंगे। अर्थात भारत में क्या उद्यमिता की प्रवृत्ति बहुत कमजोर है। भारत में रोजगार की मांग करने वाले अधिक है, रोजगार देने वाले बहुत कम है। जॉब सीकर का मतलब होता है रोजगार मांगने वाले, और जॉब गिवर्स का मतलब होता है रोजगार देने वाले। फिर बात करते हैं हम बेरोजगारी के कारण, तो हमने देख लिया। अब बात करेंगे बेरोजगारी की वजह से होता क्या है। कुछ प्रभाव होते हैं बेरोजगारी की वजह से, जैसे हमारा एक तो आता है मानसिक प्रभाव, फिर शारीरिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, सामाजिक प्रभाव। कई बार तो आप बिना बताए भी इनको समझ सकते हैं। जैसे मानसिक प्रभाव क्या होगा, यदि आप खुद सोच के देखें, जैसे आप यदि मान लो बेरोजगार हैं, तो आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं। कैसे, बेरोजगारी की वजह से तनाव आता है, अवसाद आता है। एक लंबे समय तक, जैसे मान लो आप 30 साल के हो गए, 40-35 साल के हो गए, और आपको यदि रोजगार नहीं मिला है किसी भी तरह का, तो आपके अंदर क्या अवसाद आएगा, तनाव आएगा कि लंबे समय से आप बेरोजगार हैं, तो आप और कितना समय लगेगा, तो धीरे धीरे आपकी टेंशन बढ़ने लगेगी। फिर शारीरिक प्रभाव की बात करें, जैसे बेरोजगारी का प्रभाव बढ़ता है, शारीरिक प्रभाव भी, जैसे हमारे नींद नहीं आना, समय से नहीं सो पाना, हमेशा चिंताग्रस्त रहना, भोजन विकार, मतलब कभी कब्ज रहती है, कभी दस्त लग जाते हैं, कभी शारीरिक जो शरीर का वजन कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आर्थिक प्रभाव की बात करें तो बेरोजगारी की वजह से आर्थिक प्रभाव तो मस्ट है। पहली बात क्या, मानव संसाधन का अपव्यय होता है। क्यों, क्योंकि कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, और वो यदि काम नहीं कर पाते हैं, तो वह राष्ट्रीय जो आय है उसके अंदर योगदान नहीं दे पाते हैं, अर्थात हमारे जीडीपी के अंदर भी अपना योगदान नहीं दे पाएंगे, तो देश इसका क्या होता है, मानव संसाधन बर्बाद हो जाता है। क्यों, क्योंकि वह यदि काम मिलता, तो देश के अंदर क्या विकास के अंदर अपना योगदान देता, लेकिन उसे काम मिला ही नहीं है, तो देगा कैसे। फिर आते हैं बेरोजगारी का दुष्चक्र बढ़ता है। एक बेरोजगार, यदि व्यक्ति बेरोजगार रह जाता है, तो धीरे धीरे वह क्या है, गरीब हो जाएगा। गरीबी की वजह से वह अपना जो संसाधन है, यदि उसका पैसा ही नहीं है, तो अपने संसाधन क्या है, अपने जैसे बच्चे हैं उनको नहीं दे पाएगा, उनको शिक्षा भी नहीं दे पाएगा। शिक्षा नहीं देने के कारण उनके बच्चों में स्किल नहीं आएगी, स्किल नहीं आएगी, तो उसके बच्चे भी बेरोजगार रह जाएंगे। तो इस तरह एक दुष्चक्र होता है जो चलता ही रहता है। गरीबी की दर तीव्रता से बढ़ेगी, क्योंकि रोजगार ही क्या है, पहला कारण और तरीका है गरीबी को दूर करने का। जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाती है, अर्थात यदि ज़्यादा लोग बेरोजगार रहेंगे तो आप जीडीपी में योगदान नहीं दे पाएंगे। फिर बात करें एक एक करके इनके बारे में। मानव संसाधन का अपव्यय कैसे होता है। किसी भी अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी चुनौती होती है उनके जो संसाधन है उनका कुशलतम उपयोग हो। जिनके उनके जो संसाधन है उनका क्या होना चाहिए, कुशलतम उपयोग सुनिश्चित होना चाहिए। बढ़ती बेरोजगारी प्रदर्शित करती है कि हम उपलब्ध जो मानव संसाधन है उसका उपयोग करने में सक्षम नहीं है। यदि बेरोजगारी की दर ज़्यादा है तो इसका मतलब साफ साफ है कि अर्थव्यवस्था ये बता रही है कि उस देश के जो मानव संसाधन है उसका उपयोग करने में वह सक्षम नहीं है। फिर बात करें बेरोजगारी का दुष्चक्र बढ़ता है। किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि बेरोजगारी बढ़ती है तो इससे भरण पोषण की लागत भी बढ़ती है। इससे हमारी जो बचत है, निवेश है, उत्पादन, ये सभी घट जाते हैं। इन सभी के परिणाम स्वरूप रोजगार के अवसर और भी कम हो जाते हैं, और यह बेरोजगारी का दुष्चक्र हमेशा चलता रहता है, और क्या बेरोजगारी बढ़ती रहती है। फिर बात करें सामाजिक क्या प्रभाव पड़ते हैं बेरोजगारी के। सामाजिक प्रभाव में सबसे पहले पलायन का संकट पड़ता है। ये तो आपने भी कभी न कभी तो फील किया होगा। यदि आप बेरोजगार हैं, तो जैसे मान लो आप शादी ब्याह में जाते हैं, 4 दोस्त यदि मिलते हैं, उनमें से यदि 3 किसी न किसी तरह की जॉब कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, तो धीरे धीरे हम क्या उनसे कटना शुरू कर देते हैं। वहाँ रुकते भी नहीं है, पलायन की जो हमारी चीज़ है ना वो बढ़ती जाती है। साथ ही साथ क्या है, यदि रोजगार नहीं मिलेगा, तो यदि व्यक्ति को जैसे मान लो जयपुर में रोजगार नहीं मिल रहा, तो वह क्या करेगा, बम्बई जाएगा, बम्बई नहीं जाएगा कलकत्ता जाएगा, और वो क्या एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर देगा यदि उसे रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी से व्यक्ति के सामाजिक रूप से भी स्वयं को कटा हुआ महसूस करता है। क्यों, क्योंकि सबके सब रोजगार में किसी न किसी, तो वह उनसे आंखें भी नहीं मिला पाता, उनसे उस कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत नहीं कर पाता है जिस तरह से वह यदि रोजगार में होता तो कर पाता है। बेरोजगारी से क्या है, युवाओं में तनाव और कुंठा उत्पन्न होती है। वे क्या आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याओं के फलने फूलने के उनके पास अवसर ज़्यादा होते हैं, जिससे क्या होगा, अपराध की संभावना बढ़ती है कि देश के अंदर अपराध बढ़ सकता है। फिर आगे बात करें, इसी तरह बेरोजगार व्यक्ति क्या है, अभावग्रस्त अर्थात डिप्रिवेशन और शक्तिहीनता का शिकार हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्षमताएं तो हैं,
लेकिन जब उसके पास रोज़गार नहीं है तो रोज़गार नहीं होने की वजह से उसके पास संसाधन भी घट जाएंगे। संसाधन घटने की वजह से वह अपने आप को क्या असहाय महसूस करने लगेगा और कोई भी उसका शोषण कर सकता है। फिर ऐसी स्थिति में क्या, कोई भी व्यक्ति उसका शोषण कर सकता है। बेरोजगारी से घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। जैसे कोई भी लड़की है कोई भी लड़का है जो बेरोजगार है, जब उससे बार बार घर जाएंगे तो उसकी माँ, उनके जो वाइफ है, तो यदि पैसे मांगेगी तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। और यदि बेरोजगार है तो वो कहाँ से देगा पैसे? क्या, यदि वो बेरोजगार है तो पैसे कहाँ से देगा? तो ऐसी स्थिति में जब उससे बार बार पैसे मांगे जाएंगे तो वह घरेलू हिंसा करना शुरू कर देता है। फिर आता भारत में बेरोजगारी को नापते कैसे, अर्थात बेरोजगारी का मापन किस प्रकार से किया जाता है। मेजरमेंट की बात करें अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया की, भारत में बेरोजगारी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? एनएसओ के द्वारा या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। अर्थात भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के द्वारा जारी किए जाते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये पहले क्या, बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी की गणना जो हमारा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अब तो ये करता है हमारी बेरोजगारी की गणना, लेकिन इससे पहले हमारे एनएसएसओ के द्वारा की जाती थी। जो बेरोजगारी के आंकड़ों की गणना कौन करता था? एनएसएसओ, अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से पहले भारत में बेरोजगारी के आंकड़े राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के द्वारा जारी किए जाते थे। एनएसओ की बात करें तो एनएसओ का मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय कहते हैं। एनएसएसओ मतलब नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, क्या, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। बेरोजगारी की गणना की बात करें तो बेरोजगारी की गणना 3 तरह से की जाती है। बेरोजगारी की गणना कितनी तरह से करते हैं? 3 तरह से की जाती है। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी अर्थात यूजुअल स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट, दूसरा साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी जिसे वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, और फिर आता है दैनिक स्थिति बेरोजगारी जिसे डेली स्टेटस अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो पहली आती है हमारी कौन सी स्थिति? सामान्य स्थिति बेरोजगारी। तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी की बात करें तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी उन लोगों की संख्या बताती है जो पूरे वर्ष भर कौशल स्तर के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं। अर्थात जिस तरह व्यक्ति की पूरे साल भर जैसी योग्यता, यदि पूरे साल भर उसको उस योग्यता के अनुसार रोजगार नहीं मिलता है तो सामान्य स्थिति की बेरोजगारी कहलाएगी। सामान्य स्थिति की बेरोजगारी सामान्य अवस्था या फिर सामान्य अवस्था बेरोजगारी के अंतर्गत व्यक्ति के 365 दिनों में 183 दिन या 183 से ज़्यादा दिन रोजगार में नियोजित है तो उसे कार्यबल में माना जाएगा। क्या, यदि वो 183 दिन से ज़्यादा यदि रोजगार मिल रहा है तो उसे कार्यबल का हिस्सा माना जाएगा, अर्थात उसे रोजगार मिल गया। और यदि वह व्यक्ति क्या है 183 दिन से रोजगार में नहीं है, इससे ज़्यादा दिन से रोजगार में नहीं है तो उसे कार्यबल के बाहर माना जाएगा। इस प्रकार सामान्य स्थिति की बात करें तो बेरोजगारी दीर्घकालिक बेरोजगारी को प्रदर्शित करती है। अर्थात 183 दिन यदि कोई व्यक्ति बेरोजगार है तो वह कितना बेरोजगार हो गया? दीर्घकालिक बेरोजगार हो गया, क्योंकि 1-2 दिन की तो बात रही नहीं है, ये बहुत बड़ा पीरियड हो गया है। फिर बात करें हम अगली तो साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी की, क्या, वीकली स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट की। तो साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी उन लोगों की संख्या बताती है जो पूरे सप्ताह भर जिनको काम नहीं मिला हो, जिनको क्या पूरे सप्ताह भर कार्य नहीं मिला हो उसको गिनती है। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी के अंतर्गत यदि व्यक्ति 7 दिनों में 1 घंटा भी काम करने में असमर्थ है। साप्ताहिक स्थिति बेरोजगारी के अंतर्गत क्या है? यदि व्यक्ति 7 दिनों में 1 घंटा भी काम करने में असमर्थ रहता है तो उसे बेरोजगार मान लिया जाता है, अर्थात उसे 1 घंटे का काम भी नहीं मिला 7 दिनों में। फिर दैनिक स्थिति बेरोजगारी की बात करें हम तो डेली स्टेटस एंड एम्प्लॉयमेंट किसे कहेंगे? दैनिक स्थिति बेरोजगारी उन लोगों की संख्या बताती है जो किसी दिन 1 घंटे से अधिक और 4 घंटे से कम काम करते हैं। किसी भी दिन क्या 1 घंटे से ज़्यादा करते हैं लेकिन 4 घंटे से कम काम करते हैं तो उसे आधे दिन का काम कार्य दिवस माना जाएगा। 4 घंटे से ज़्यादा काम करता है तो पूरे दिन का कार्यरत माना जाएगा। दैनिक स्थिति बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी सबसे बेहतर तरीका नापने का कौन सा? दैनिक स्थिति बेरोजगारी। अब बात करते हैं एक PLFS सर्वे है, तो PLFS की बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, तो आवधिक श्रम बल सर्वे क्षण की बात करें तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की बात करें तो बेरोजगारी के आंकड़े हमारे एनएसओ के द्वारा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण में जारी किए जाते हैं। अर्थात PLFS है उसके अंदर जारी किए जाते हैं हमारे बेरोजगारी के आंकड़े। PLFS का मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, मतलब
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, इसके अंतर्गत क्या जारी किए जाते हैं। जो हमारे PLFS मतलब आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के द्वारा जारी किया जाता है और ये जारी करना अप्रैल 2017 में शुरू किया था। क्या अप्रैल 2017 में इसको शुरू किया था। फिर बात करें आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की, तो ये इसको हर 3 महीने के अंदर जारी किया जाता है, अर्थात त्रैमासिक आधार पर इसको जारी किया जाता है। फिर हम बात करेंगे ओकुन का नियम। ओकुन का नियम की बात करें तो ओकुन का नियम किसी देश की विकास दर, ठीक है, बेरोजगारी दर के बीच में संबंध दर्शाता है। ओकुन का नियम क्या कहता है, किसी भी देश की विकास दर और बेरोजगारी दर, इन दोनों के बीच में कुछ संबंध है, तो ओकुन का नियम क्या कहता है कि विकास दर और बेरोजगारी के बीच में संबंध कैसा होता है, विपरीत संबंध होता है, अर्थात एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा। ओकुन का नियम ये कहता है कि यदि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP में 3% की वृद्धि हो जाए, यदि किसी देश की GDP में 3% की वृद्धि होती है तो उस देश की बेरोजगारी में क्या है, 1% की कमी होती है। क्या है कि हमारे ओकुन का नियम के अनुसार यदि किसी देश की GDP में सकल घरेलू उत्पाद में 3% की वृद्धि होगी तो उस देश की बेरोजगारी में 1% की कमी आएगी। तो इसका उल्टा बात करें तो यदि किसी देश की बेरोजगारी में 1% की वृद्धि होती है तो उस देश की जो GDP है उसमें 3% की कमी आ जाएगी। तो हमने देख लिया ओकुन का नियम क्या कहता है। फिर बात करें CMIE की। क्या CMIE की बात करें तो यह है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। क्या सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की बात करें, हिंदी में भी इसको यही कहते हैं। तो यह क्या एक व्यावसायिक सूचना कंपनी है, क्या व्यावसायिक सूचना कंपनी है जिसकी स्थापना 1976 में की गई थी। और ये क्या है, एक स्वतंत्र थिंक टैंक या विचारक समूह है, स्वतंत्र थिंक टैंक या विचारक समूह है। ये इसका मुख्यालय क्या मुंबई महाराष्ट्र में, और ये क्या करते हैं बेरोजगारी दर के आंकड़े भी ये जारी करती है। CMIE क्या करता है, बेरोजगारी के आंकड़े भी जारी करती है। अब आगे बात करेंगे बेरोजगारी के निवारण के उपाय। बेरोजगारी आप कैसे कैसे दूर कर सकते हो, उत्पादन में वृद्धि करके कर सकते हो, जनसंख्या को नियंत्रित करके, बचत को प्रोत्साहित करके, MSME को बढ़ावा देके, स्वरोजगार को बढ़ावा देके, शैक्षणिक सुधार करके, या फिर व्यावसायिक जो प्रशिक्षण अनिवार्य करके। अर्थात ये कह सकते हैं जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर है तो 10वीं कक्षा के बाद उनको व्यावसायिक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया जाए। बेरोजगारी को मिटाने के लिए क्षमता निर्माण, या बेरोजगारी को मिटाने के क्षमता निर्माण पर बल दिया जाना चाहिए। उद्योगों की मांग के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सहकारी उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार बढ़ावा दिया जाना चाहिए। श्रम आधारित तकनीक को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से आप बेरोजगारी को दूर कर सकते हो। तो ये क्या है, हमारा पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, बेरोजगारी से संबंधित जो सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम है, तो दूसरे पार्ट में हम वह पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारे रिवीजन मोड की वीडियो है जिसमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जा रही, ताकि आप बार बार इसका रिवीजन कर सकें। धन्यवाद। अभी कुछ समय बाद इसका पार्ट 2 भी अपलोड हो जाएगा। धन्यवाद।